तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, डीपीएसपी की, और हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में। तीनों टॉपिक जो हम ब्रीफ में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जो है हमारे जो मॉरल और मटेरियल प्रोटेक्शन के लिए, एक देश में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पास अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आपके साथ भेदभाव होगा, आपके साथ जुल्म होगा, ये जिसके कारण आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी एक देश में निकालनी। इसलिए जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात करेंगे, थोड़ा सब्र रखिए, वीडियो को ज़्यादा खास लंबी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है उनको इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था? ये जो मैग्ना कार्टा था, ये था चार्टर ऑफ राइट्स, जिसको सबसे पहले जो इशू है वो किया था किंग जॉन ने। ये किंग जॉन कहाँ के थे? ये किंग जॉन थे इंग्लैंड के, और इन्होंने इसको इशू किया था साल 1215 में। पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट्स, उनका जो सोर्स है वो बिल ऑफ राइट्स यूएसए के, यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से वो लिया गया है। और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 होते थे, एक जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। फंडामेंटल मेंटल राइट्स जो हैं वो होते हैं आपकी लिबर्टी और इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सिर्फ दो को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21, इन दोनों को छोड़ के इमरजेंसी के दौरान जो है वो सबके सब जो है हमारे वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जो हमारा पहला राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसमें जो है हमारे 4 आर्टिकल हैं। उसमें देखिए आप, जो आर्टिकल 14 है वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। यानी कि जो हमारे देश का कानून है उसके सामने जो है सभी के सभी नागरिक, चाहे आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या मुस्लिम हैं, आप सब हमारे देश के कानून के आगे सब जो है इक्वल हैं। अगर कोई भी धर्म का आदमी कोई भी गुनाह करेगा, उसको जो है उतनी ही सजा मिलेगी। अगर किसी का कोई और अगर हक जो है या किसी का कोई जो राइट है वो वॉयलेट हुआ है, उसको भी उतनी ही प्रोटेक्शन मिलेगी। और आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिट करता है जो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, किसके आधार पर? धर्म, जात, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस। यानी कि अगर आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी और धर्म के हैं और आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर मेजोरिटी लोग और धर्म के हैं और वो आपको जो है परेशान करते हैं, तो आपका जो है आर्टिकल 15 की वॉयलेशन हुई है। अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो है वॉयलेशन हुई है। जो आर्टिकल 16 है वो कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो सभी हैं, अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकरी जो है इसके लिए सभी जो है सभी बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि पहले हमारे देश में एक परंपरा होती थी, जो लोग अपने आप को, यानी कि जो अपर कास्ट के हैं, वो जो छोटे जात के लोगों को टच नहीं करते थे। अगर उनका गलती से टच हो जाता था तो जो जिनको वो छोटी जात का, यानी कि वो एग्जाम्पल देते थे कि मानते थे कि ये छोटी जात के हैं, तो उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त पनिशमेंट्स दी जाती थी। उनको जो है समाज से निकाल दिया जाता था और उनको मारा पीटा भी जाता था। और आर्टिकल 18 में जो कहता है वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। जैसे कि जो नवाब थे या राजा थे, इनके जो सारे टाइटल्स थे इनको जो है खत्म कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। इसमें जो है हमको 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। देखिए वो 6 की 6 फ्रीडम कौन सी है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप कुछ भी कहीं भी बोल सकते हो और अपने विचार रख सकते हो। असेंबली यानी कि इकट्ठा होने की। और एसोसिएशन यानी कि आप किसी के भी साथ कैसे भी दोस्ती वाले संबंध बना सकते हो। और मूवमेंट यानी कि आप कहीं भी जा सकते हो। रेजिडेंस यानी कि आप कहीं भी घर ले सकते हो। और प्रोफेशन यानी कि आपके पास अगर सही क्वालिफिकेशन है तो आप कहीं भी काम कर सकते हो। और आर्टिकल 20 है वो है प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन फॉर ऑफेंस।
और जो आर्टिकल 21 है ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जिंदा रहने का हक। और ये दो जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं इमरजेंसी के समय ये रद्द नहीं होते। बाकी सभी के सब जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21A की। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए। ये 86th अमेंडमेंट के जरिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ये है राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो है कंपलसरी एजुकेशन फ्री मिलेगी सरकार की तरफ से। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 के ऊपर, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि कोई भी आपको बिना किसी वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसके लिए उनको कोई ठोस कारण चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, जो कि हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 है जो फोर्स लेबर, यानी कि धक्के से काम करवाना और फ्री में काम करवाना, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं देह तस्करी, इन दोनों चीजों के ऊपर जो है बैन लगाया गया है। और आर्टिकल 24 में जो है चाइल्ड लेबर को, यानी कि बच्चों से काम करवाना जो कि 14 साल से कम उम्र के हैं, जहाँ पर उनकी जो है सेहत के लिए खतरा हो, वहाँ पे उनको छोटे बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करना बैन है। अब हमारा जो चौथा जो है फंडामेंटल राइट, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की आज़ादी। और हमारा जो पांचवा जो है फंडामेंटल राइट, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसका जो मेन कारण था कि जो हमारे देश की माइनॉरिटीज हैं वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि वो अपना कल्चर बचा सकें, अपनी लैंग्वेज बचा सकें, इसके लिए जो है ये फंडामेंटल राइट जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। जो आर्टिकल सॉरी जो हमारा सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है और हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है, उसको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है कि आप अगर किसी भी फंडामेंटल राइट की कोई वोलेशन हुई है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वरना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है, पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। पर अगर आपके फंडामेंटल राइट की जो वोलेशन हुई है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पांच तरह की जो है रिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं और इशू कर सकते हैं। ये ये जो है ये पांच जो है रिट्स हैं, ये आपके एग्जाम में कुछ इतना नहीं आते, इनको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स और केसेस थे, सॉरी केसेस को मैं ऐड करना भूल गया, पर अब हम बात करेंगे जो हमारी चार इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो हैं जो पहली अमेंडमेंट हुई थी इनमें जो हुई थी 1951 में। इसमें जो है आर्टिकल जो 19 है उसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। जो आर्टिकल 19 है वो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि इसमें कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, यानी कि जो जैसे कि हमारा जो राइट टू स्पीच है, उसमें कुछ जो है राइट टू असेंबली है, यानी कि राइट टू असेंबली जो थी उसमें था कि आप बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो। या जो राइट टू यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसमें जो है शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दी गई थी। और फिर जो उससे अगली अमेंडमेंट हुई वो थी 24th अमेंडमेंट, जो हुई थी साल 1971 में। इसमें है कि पार्लियामेंट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। और तभी जो हमारा जो सातवां फंडामेंटल राइट था उसको अमेंड भी किया गया था, जो कि हम हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारा प्रॉपर्टी का था वो पहले फंडामेंटल राइट था, यानी कि सरकार हमसे हमारी जमीन नहीं खरीद सकती थी। अब जो है ये लीगल राइट है, यानी कि सरकार हमसे हमारी जमीन खरीद सकती है, उसका सही जो जमीन का रेट है वो रेट देकर सरकार हमसे हमारी जमीन खरीद सकती है। अब हम बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट, जो है 1976। इसमें जो है हमारा प्रियम्बल, उसमें दो जो शब्द थे सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन दो शब्दों को ऐड कर दिया गया था। और जो लास्ट अमेंडमेंट है वो है 44th अमेंडमेंट, जो हुई थी 1978 में। इसकी बात हम पीछे कर चुके हैं, जो है कि रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स,
नाउ आर्टिकल 300A, यानी कि आप देख सकते हैं जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था ये हमारा फंडामेंटल राइट होता था, अब इसको रिमूव करके क्या बना दिया गया है, लीगल राइट। यानी कि अब आपका जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट जो नहीं रहा, ये अब आपका लीगल राइट है। अब हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स की, जो कि इनमें से पहला फैक्ट तो राइट टू प्रॉपर्टी है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। और अब हम कुछ आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ जो है हमारे देश के सिटीजन ही इंजॉय कर सकते हैं, वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। और आर्टिकल 33 कहता है ये पार्लियामेंट को जो है पावर देता है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए है, क्योंकि इनमें जो है डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जो प्रॉपर डिस्चार्ज है ड्यूटीज़ का, यानी कि अपने एम को जो है पूरा करने के लिए वो इन चीज़ों में बदलाव कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th ए में लिस्टेड हैं, आर्टिकल 51A के अंडर। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये इंस्पायर हुई थी यूएसएसआर से, यानी कि जो अब का रशिया है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था और इसका जो मेजर सक्सेसर था वो रशिया था। और ये जो थे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के यानी कि इनकी सिफारिश की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे और 42nd अमेंडमेंट करके इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। पहले तो इसमें ओरिजिनल 10 ड्यूटीज थी, अब पर 2002 में 86th अमेंडमेंट करके इनको 11 ड्यूटीज कर दिया गया है। और ये जो ड्यूटीज हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के ऊपर ही लागू होती हैं, फॉरेनर्स के ऊपर नहीं। ये पर अगर आप ये सरकार जो है सरकार हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इनको जो फॉलो करेंगे, पर ये जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय लॉ, यानी कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई भी सजा नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कौन सी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन और हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम इसकी जो है हमको इज्जत करनी चाहिए। और इनमें से जो मेजर मेन मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं। इनमें से टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जर्व वायलेंस, यानी कि अगर आप कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप जो है हमारे देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जला दें, जैसे कि सरकारी दफ्तर वगैरह। और टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है उनको बचा के रखना और जानवरों को जो है दुख ना पहुंचाना। और हमारा जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना। और इसमें से है टू डिफेंड द कंट्री, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि हमारी देश की अखंडता और एकता को संभाल के रखना। अब हम बात करेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। और जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो है ये, इसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट 2002 में। इसमें जो है कंपलसरी एजुकेशन थी वो 6 से 14 साल के बच्चों को दी जा रही थी सरकार की तरफ से। और ये अब हम बात करेंगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज ज़रूरी क्यों है। ये जो है हमारे देश के नागरिकों को अंदर जो है नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए है, जो मेन मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा चढ़ा कर नहीं बताऊंगा। ये ज़रूरी है नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए। अगर हम बात करें क्या फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल हैं तो नहीं, पर इनमें से अगर जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पेनल्टी भी हो सकती है और आपको जेल भी हो सकती है, जैसे कि अगर आप हमारे नेशनल फ्लैग का जो है अपमान करोगे तो आपको प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1917 के तहत आपको सजा भी मिल सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। पर जो हमारी पार्लियामेंट है वो इसके खिलाफ लॉ भी बना सकती है कि अगर कुछ जो ऐसा गलत करते हैं लोग। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो हमारे देश के इंडिविजुअल्स को सरकार देती है, पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सरकार हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इनको निभाएंगे। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंस्पायर हुए थे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से और फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर हुई थी हमारी यूएसएसआर से। हमारे पास टोटल 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं।
ये लीगली एनफोर्सेबल है और ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक इंडिविजुअल की जो है आज़ादी को उसको जो है प्रोटेक्ट करना। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंश्योर करना कि एक आदमी की जो, जैसे कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके देश के तरफ। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये अप्लाई होते हैं कुछ सभी के सभी सिटीजन्स और कुछ फॉरेनर्स, जैसे कि हमारे देश में रह रहे कुछ डिप्लोमेट्स या टूरिस्ट, टूरिस्ट नहीं कह सकते, जैसे कि कुछ डिप्लोमेट्स या कुछ जो लोग के तौर पर किसी और देश से हैं पर यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे देश के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ इंडियन से ही हमारी सरकार जो है एक्सपेक्ट करती है। सो हेलो सभी बच्चों को, आज हम बात करेंगे हमारी वीडियो में डीपीएसपी की, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि कुछ ऐसे जो प्रिंसिपल्स जो हमारी स्टेट को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी होते हैं एक स्टेट को अच्छे से वर्क करने के लिए। पर ये जो हम इनको कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सरकार को, हम कह सकते हैं कि ये उनके सरकार की मॉरल्स की लिस्ट में आते हैं। पर ये ऐसे नहीं है कि हम, अगर हमें सरकार ये राइट्स नहीं दे रही तो हम जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि ये लीगली जो है एनफोर्सेबल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसे आए क्यों, कि सरकार ने इनको ऐसे अधूरा छोड़ा क्यों। क्योंकि जब हम देश के लिए, हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, और वो इंडिपेंडेंस के दौरान जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, हमारे पास जो है बहुत ही रिसोर्सेज की, जो हम कह सकते हैं हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी थी। हमारा देश इतना एडवांस नहीं था। और कुछ जो राइट थे जो हमने जो थे परमानेंट रख लिए, यानी कि जो ज़्यादा ज़रूरी थे, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनको तो हमने जो है परमानेंट बना दिया। यानी कि ये जो है ये राइट्स जो हैं कोर्ट में एनफोर्सेबल हैं, यानी कि अगर इनकी वॉयलेशन होगी तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कुछ राइट्स ऐसे थे जिनको स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया, यानी कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा उन चीज़ों को हम फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि एक ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो डीपीएसपी के अंडर आता था, जो था कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम फॉर चिल्ड्रन अंडर एज 16 to 14, यानी कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन थी। वो हमारे देश के पास पहले इतनी जो इकोनॉमिक जो है पावर नहीं थी। ये डीपीएस में भी आता था, अब ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब हम बात करेंगे डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है पार्ट 4 में, और इसके अंदर आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। और हमने डीपीएसपी बोरो कहाँ से किया है, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग अलग जगह से बोरो किया है। हमने जो डीपीएसपी है इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डीपीएसपी की। सो जो डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिकेबल है, यानी कि अगर हमें ये गवर्नमेंट हमें ये जो राइट्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं डीपीएसपी में, इनकी भी हम बात करेंगे, अगर हमें ये नहीं मिल रहे तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। पर डीपीएसपी होता क्यों है, यानी कि जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसके प्रमोशन के लिए, यानी कि एक स्टेट में, यानी कि एज अ ग्रुप वेलफेयर लाने के लिए एक देश में, उसके लिए ही डीपीएसपी जो है होता है। और स्टेट के ऊपर एक जिम्मेवारी है कि अगर ये कोई भी लॉ बना रहे हैं तो लॉ बनाते समय इनको जो है डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको अपने दिमाग में रखना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो डीपीएसपी है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो 3 हिस्से कौन से हैं? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल्स, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो सब लोगों को जो लोगों की वेलफेयर के लिए, यानी कि जिसके अंडर लोगों को सबको इक्वल दर्शाने की, यानी कि इक्वल दर्शाने की जो बात की गई है, जैसे कि सबके लिए इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, ये सब। अब मैं इनमें से आपको जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके मैं पहले आगे टिक लगा देता हूँ। एक तो है हमारा आर्टिकल 39, ये वाला आर्टिकल, और हमारा आर्टिकल 40 और 47, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 51।
ये आर्टिकल्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स, यानी कि जो गांधी जी की विचारधारा थी और जो वो चाहते थे जब देश आजाद हुआ था। जैसे कि आर्टिकल 40 में जिक्र किया गया है विलेज पंचायत का। गांधी जी तो कहते थे कि ये जो हमारा हिंदुस्तान है, जो भारत है, ये मुल्क है, ये मुल्क जो है पंचायतों से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो है शहर कम है और गांव ज्यादा है, और आधे से ज्यादा, बहुत ज्यादा आबादी हमारी जो है अभी भी गांव में ही बसती है आजादी से इतने साल बाद। और अगला आर्टिकल है डीपीएसपी में आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 से पहले एक आर्टिकल था आर्टिकल 45, जो था, जो डीपीएसपी के अंडर आता था। जो आर्टिकल कहता था एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14, जिसको अब जो है फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आर्टिकल 46 है जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शंस, यानी कि जो हमारे हरिजन लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल है। और जो आर्टिकल 47 है वो, ये भी गांधी जी की विचारधारा के अंडर ही आता है। ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी कि जो नशा नशीले पदार्थ हैं उनको प्रोहिबिट करना चाहिए। और जो तीसरा जो सेक्ट है इसका, वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो लिबरलिज्म की विचारधारा से प्रभावित है। जो जिसके अंदर तीन आर्टिकल है मेन, जो है आर्टिकल 44, 48 एंड 51। पहला आर्टिकल तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48, जो कि है एनवायरनमेंट और कैटल, यानी कि जो हमारा वातावरण और हमारे जानवर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और आर्टिकल 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और इसके अंदर जो है दो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। वो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, पहली तो है आर्टिकल, सॉरी, पहली अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट, जो हुई थी साल 1976 में, जिसमें डीपीएसपी में जो है दो नए जो आर्टिकल हैं वो ऐड कर, दो नई चीजें जो हैं वो ऐड कर दी गई थी। वो थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड फ्री लीगल एड, यानी कि वातावरण की सुरक्षा, और फ्री लीगल एड, यानी कि अगर कोई आदमी अपना जो केस का खर्चा नहीं उठा सकता तो वो खर्च जो है वो सरकार उठाती है। और फिर आती है 86th अमेंडमेंट, जो हुई थी साल 2002 में, जिसने जो है, जिसके बारे में मैं अभी आपको यहाँ पर बता के आया हूँ, ये वाली आर्टिकल 45, इसको जो है फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे कि डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में जो है डिफरेंस क्या है। अगर हम इनकी इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें, यानी कि जो डीपीएसपी है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, पर फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वॉयलेट हुए हैं इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। और इनका जो अब हम बात करेंगे इनके फोकस की। डीपीएसपी का जो फोकस है वो है कि वेलफेयर ऑफ स्टेट, यानी कि जो ओवरऑल इंडिया है उसकी वेलफेयर। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। और जो डीपीएसपी है ये सरकार के लिए है, यानी कि सरकार को इसे अपने दिमाग में रखना होगा। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे लीगली एनफोर्सेबल राइट्स हैं, यानी कि ये एक हर एक इंडियन की और भारतीय नागरिक की जरूरत है, और ये सबके पास है। अब हम अब बात होगी इसकी डीपीएसपी की सिग्निफिकेंस की, जो कि है ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के लिए, यानी कि गवर्नमेंट इसको अपनी मॉरल्स की लिस्ट में रखती है, अपने दिमाग में रखती है। अब खुद सोचिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका मेन काम जो है वो है पावर में रहना। अगर वो डीपीएसपी की इन मॉरल चीज़ों को, अपनी मॉरल लिस्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उनको दोबारा से इलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है लगभग हर पॉलिटिशियन इसको अपने दिमाग में रखता है, और ये पॉलिसी मेकिंग और लॉ फॉर्मेशन में भी काम आता है। और इसके रिलेटेड जो दो मेन केसेस हैं, केशवानंदा भारती केस 1973 और मिनेर्वा मिल केस 1980, आप बस इनको इतना याद रखना कि ये डीपीएसपी से रिलेटेड है। ज्यादा इनके, यानी कि इनको इनमें से ब्रीफ से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, डीपीएसपी में यही है। आप बस इनका नाम याद रखिएगा, केशवानंदा भारती केस और मिनेर्वा मिल केस। ये दो केसेस ही इंपॉर्टेंट है। आपने इन दोनों केसेस को जो है याद रखना है कि ये डीपीएसपी से रिलेटेड थे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली एक वीडियो जो है आपके लिए अपलोड करते हैं। हम एसएससी एग्जाम के लिए डेली एक वीडियो जो है। ठीक है। सो जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल जो है वो है फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी कि हमारे जो संविधान है उसके पहले पेज पे ही जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये वाली, ये जो है हमारा प्रियम्बल है। और ये जो प्रियम्बल है, हम इससे पहले बात करेंगे कि ये जो है ये आया कहाँ से, यानी कि ये ड्राइव आया कहाँ से। ये आया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से। इसलिए हम प्रियम्बल की बात करने से पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। सो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जो हमारे पहले पीएम भी थे, 13 दिसंबर 1946 को, जिसने जो है हम कह सकते हैं कि नींव रख दी थी प्रियम्बल की। यानी कि प्रियम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो फीचर्स थे उन्हीं से इंस्पायर होके प्रियम्बल डिजाइन किया गया, और प्रियम्बल बना फर्स्ट पेज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो है 9 कीवर्ड्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात करेंगे। सो जो पहले हम जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो जो है मैं आपको ये दो तो बता ही चुका हूँ। यानी कि जो है ये अडॉप्ट की गई थी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। और ये जो है आइडियल्स जो है वो आए थे अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, आयरिश और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में से। अब हम बात करेंगे प्रियम्बल की। जो प्रियम्बल है इसको जो है जो हमारे अर्नेस्ट भारकर थे उन्होंने कहा था कि ये कीनोट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और ठाकुरदास भार्गव ने तो ये था यहाँ तक कह दिया था कि जो प्रियम्बल है ये सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रियम्बल है उसकी। सो इंडियन जो प्रियम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम जो इंडिया के लोग हैं, हैव solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन्स। और ये जो दो शब्द हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, ये बाद में ऐड किए गए थे साल 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। और ये जो है हमारा प्रियम्बल ये पहले पेज में लिखा है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको जो कीवर्ड्स हैं। सो हमारा जो पहला कीवर्ड है सॉवरन, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो सॉवरन, यानी कि हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी बाहर की अथॉरिटी की इन्फ्लुएंस के अंडर से रूल नहीं होता, यानी कि हम खुद इंडिपेंडेंट है और हमारे लोग ही हमारा देश चला रहे हैं। हम पे किसी का कोई भी राज नहीं है। और अगला कीवर्ड है वो है सोशलिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारा देश का सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। यानी कि जो हमारे देश के में है प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, यानी कि दोनों तरह की कंपनीज चलती हैं। जैसे कि पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल हम है रेलवेज, और प्राइवेट यानी कि जैसे रिलायंस वगैरह सभी कंपनियां। और सेकुलर जो है, सेकुलर का मतलब है यानी कि हमारी जो स्टेट है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पे कोई भी आदमी कोई भी धर्म को फॉलो करता है, और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी के सभी रिलीजन्स जो हैं वो जो है एकदम बराबर हैं। और सोशलिस्ट और सेकुलर जो मैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये बाद में ऐड किए गए थे साल 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। जैसे कि पाकिस्तान का जो है ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, यानी कि वो इस्लामिक विचारधारा को फॉलो करते हैं। पर हमारा जो इंडिया है, हमारा कोई भी जो है ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और डेमो अब हम आते हैं फोर्थ कीवर्ड पे, वो है डेमोक्रेटिक। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो है हमारे लोग ही इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई मोनार्की या कोई ऐसा डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम नहीं है। और अगला जो कीवर्ड है वो है रिपब्लिक, यानी कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी कि नॉट एंड नॉट हेरिडेटरी। यानी कि जो हमारा हमारा जो स्टेट ऑफ हेड है प्रेसिडेंट, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी कि वो जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हम जिन लोगों को वोट करते हैं, हमारे एमएलए प्लस एमपीस, वो वोट करते हैं और एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो वो जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। वो इनडायरेक्टली लोगों की मर्जी से ही चुना जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर जो आज प्रेसिडेंट है आगे जाकर उनका जो बच्चे हैं वो ही प्रेसिडेंट बनेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्रॉपर इलेक्शन का सिस्टम होता है ट्रांसफरेबल वोट का।
वहां से जो है हमारा देश का जो है प्रेसिडेंट चूज किया जाता है। और जो हमारा अगला जो है कीवर्ड वो है जस्टिस, जिसमें आती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। और ये इंस्पायर हुए रशियन रेवोल्यूशन से। और जो ये जो तीन जस्टिस हैं जिनकी बात की गई है, वो ऐसे हम इनको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारी सोशल जस्टिस है उसका मतलब है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा जो हमारे सारे सिटीजन्स हैं बिना किसी भी भेदभाव के। और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि जो हमारे सारे सिटीजन्स हैं उनको जो है इक्वल राइट मिलेगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, यानी कि किसी के साथ जो है कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमारा अगला कीवर्ड है लिबर्टी, जिसका मतलब है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। और ये इंस्पायर हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और इसका मतलब है कि कोई भी आपको गुलाम नहीं बना सकता, ये वो, यानी कि आपके पास पूरी आज़ादी है, आप कुछ भी माने, किसी भी चीज़ की पूजा करें। और हमारा जो एट्थ कीवर्ड है वो है इक्वेलिटी। इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि किसी भी तबके के साथ, किसी भी समाज के कोई ग्रुप को कोई भी जो है ज़्यादा जो है रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे और किसी को साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको कम नहीं दिया जाएगा। और जो फटर्निटी है इसका मतलब है प्रमोट्स ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी। और यहाँ पर जो है सॉर्बिक्यूट्स लिखे हुए हैं जो कि प्रेम्बल को, यानी कि हम कह सकते हैं किसी ने कोई निकनेम्स दिए, यानी कि हमारे उसके लिए कोई जो है नाम दिए। और के एम मुंशी की फुल फॉर्म है कन्हैया लाल मानकीलाल मुंशी। इन्होंने कहा था कि जो है प्रियम्बल ये है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और उन्होंने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और एन ए पालकी वाला ने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। एन के पालकी लाल ने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात एन के पालकी वाला ने नहीं की थी, ये बात की थी ठाकुरदास भार्गव ने। अब हमने बात तो दोनों की कर ली, यानी कि प्रियम्बल में क्या है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या है। अब हम थोड़े से इनके डिफरेंस देख लेते हैं, यानी कि अगर हम इनको कंपेयर करें तो क्या जो है इसका जो है वो निकलता है। सो अब हम बात करेंगे प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो डिफरेंस है। जो इंट्रोडक्शन जो है, जो प्रियम्बल है इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके जो चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर थे। और ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन का जो आइडिया था वो इंडिविजुअली जवाहरलाल नेहरू का था। अब ये इनकी अडॉप्शन डेट है। जो प्रियम्बल है इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और जो है अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और इसका जो पर्पस है, प्रियम्बल का पर्पस है, ये डिफाइन करता है गोल और जो, यानी कि जो गोल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है या हम कह सकते हैं विचारधारा है वो। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसने जो है फाउंडेशन और गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं प्रियम्बल के वो रखे थे, यानी कि हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने नींव रखी थी हमारे प्रियम्बल की। और अब हम बात करेंगे की फोकस की। जो की फोकस है प्रियम्बल के वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो की फोकस था वो था सॉवरेनिटी, इक्वलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। यानी कि हम कह सकते हैं जो इनके की फोकस थे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से हम कह सकते हैं कि ये सेम सेम थे। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आज तक कोई भी जो है अमेंडमेंट नहीं हुई, पर प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट हुई है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखनी चाहिए। वो है 42nd अमेंडमेंट 1976। इसमें जो है दो वर्ड, दो अक्षर जो है शब्द जो है सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किए गए थे। यही है आज की वीडियो के लिए। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रियम्बल की, तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सो जो